जय भारत बच्चा लोग। तो हमने कल के लेक्चर में ऑर्गन पाइप्स के हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, जो तुमने देखा कि बिल्कुल सेम है जैसा हमने स्ट्रिंग वेव्स में पढ़ा था। ठीक, तो फॉर्मूले बिल्कुल उसी टाइप के हैं, तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। अभी ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ना ऑर्गन पाइप में, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है और देखते हैं। एक ऑर्गन पाइप्स का एप्लीकेशन है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले कि रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का ना, ये क्यों किया जाता है। ठीक है, इस रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट को हम क्यों करते हैं, ये किया जाता है टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ना, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं। याद करो, हमने स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उसी तरीके का ये बिल्कुल सिमिलर एक्सपेरिमेंट है ना। कैसे किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को देखो। इसमें हमारे पास एक बीकर के जैसा एक मटेरियल होता है ना, बीकर। एज ए लेटर से ये तुम्हारा इस टाइप का एक कोई बीकर है, ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास एक लॉन्ग बीकर है इस शेप का, और इसके अंदर तुम क्या करते हो, इसके अंदर तुम किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भर देते हो। क्लियर है ना, इसमें हम लोग ने पूरा पानी भर दिया। ठीक है, अभी ये जो बीकर का एक साइड है ना, इस पर मार्किंग्स होती है, मतलब हम लोग ना इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक ना लेंथ मेजर करने के लिए, मतलब स्केल बना होता है इसके एक बाजू में। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, है ना। कौन सी चीज़ लेते हैं हम, एक ट्यूनिंग फोर्क। उस ट्यूनिंग फोर्क को हम ऐसे करके होल्ड करते हैं बीकर के ऊपर। क्लियर। ट्यूनिंग फोर्क इस शेप का दिखाई देता है। तुम ऐसे ही लाके उसे नहीं रख देते हो, तुम पहले उसे किसी सरफेस पे मारते हो, है ना, तो वो वाइब्रेट करना चालू होता है। कितनी फ्रीक्वेंसी से, जितना उस ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा होता है ना। वो बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं लिखी होती है। क्लियर। अब ये ट्यूनिंग फोर्क को तुम उठा करके इसके ऊपर लाते हो, तो क्या होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। क्लियर। तो कुछ टाइम पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें स्टेशनरी वेव बनता है। अभी बात आती है कि सर इसका ऑर्गन पाइप से क्या रिलेशन है। तो तुम ध्यान से देखो, ये इतना जो दूर है ना तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ एक ओपन एंड है, और जहाँ पे पानी का सरफेस है वो एक तरह से क्लोज्ड एंड है। इसका मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम कर रहा है। क्लियर सभी को, जिसमें इतनी दूर एयर है और इतनी दूर हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, उसके नीचे फिर पानी है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पानी का सरफेस है, वहाँ वो ऑर्गन पाइप का क्लोज्ड एंड आ रहा है। क्लियर। तो क्या होता है, इसमें एक स्टेशनरी वेव जनरेट होता है। जब वो स्टेशनरी वेव जनरेट होता है ना, तो हमें बड़ी मस्त तरीके से पता चलता है कि स्टेशनरी वेव जनरेट हुआ। एक आवाज़ आती है बहुत तेज़, है ना, ऐसे करके आवाज़ आती है। क्लियर। जैसे ही तुम यहाँ रखोगे, है ना, इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क को, ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी वेव जनरेट होने के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तुमको, है ना। तुम्हें मालूम है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी V/4L, 3V/4L, 5V/4L। तो जब तक, है ना, इसका लेंथ सफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना, जब तक वो लेंथ सफिशिएंट नहीं होगा, तब तक वो स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं होगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो अगर मुझे यहाँ पे एक फंडामेंटल हार्मोनिक जनरेट करना है, तो तुम मुझे बताओ, ये जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है ना, वो इक्वल होना चाहिए इस फंडामेंटल हार्मोनिक के। क्यों? क्योंकि यही वो सोर्स है ना जिसने इस एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया। यहाँ पे तुमने यहाँ पे इसको लाया, तो क्या होगा, वो ट्यूनिंग फोर्क का ये जो एक साइड होता है, एक बाजू होता है, वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता रहता है ना। ट्यूनिंग फोर्क का एक बाजू क्या है, वो वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे करके, ना। मैंने तुमको बताया था कि वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करता है ना, वो बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करता है। तो हम उतना अच्छा से देख नहीं पाए, तो देखो तुम्हें ब्लर जैसा दिखाई देगा। मतलब अगर 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क है, तो एक सेकंड में वो 512 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉइंट एक सेकंड में 512 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो इफेक्ट डालेगा ना, है ना। वो वहाँ से क्या भेजना चालू करेगा, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन भेजना चालू करेगा। क्लियर। क्योंकि ऐसे 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 करके वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जनरेट होंगे। ठीक है।
अब वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस इधर से आएंगे, इस सरफेस को हिट करेंगे और रिफ्लेक्ट करके वापस जाएंगे। लेकिन वो स्टेशनरी वेव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो मैच करना चाहिए स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी से। तो मान क्या लेते हैं, यही वैल्यू ही होती है ना, V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे स्टेशनरी वेव का, और ये किसके इक्वल होगा, उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे लेंथ कितना चाहिए, इसके लिए लेंथ की वैल्यू मुझे चाहिए V/4F। यहाँ V है क्या है, मतलब अगर मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो मुझे लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इतना होना चाहिए ना, है ना। L यहाँ पे ऑर्गन पाइप का लेंथ है, क्लियर। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है जो एयर में होता है, वहाँ पे स्पीड, ये V क्या होता है इस फॉर्मूले में, वेव की स्पीड होती है ना। हम किस वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव की बात कर रहे हैं। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, और डिवाइडेड बाई 4F तुम करोगे, उतना इक्वल तुम्हारा लेंथ होना चाहिए उस एयर कॉलम का। समझ आया, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, तभी तुम्हें एक स्टैंडिंग वेव मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड पता करने के लिए कर रहे हैं, तो हम ना डायरेक्ट उस स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को वहाँ पुट नहीं कर सकते। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मालूम है कि किसी पर्टिकुलर लेंथ पे मुझे एक स्टैंडिंग वेव बनने वाला है, और फ्रीक्वेंसी ऐसी मुझे तेज़ सुनाई देने वाली है। स्टैंडिंग वेव बनना मतलब क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है ना। तो रेजोनेंस होगा तो तुम क्या करते हो, हम इस एयर कॉलम ना, इसको हम एयर कॉलम कहते हैं, इसलिए इसको रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, जहाँ तक में एयर है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, एयर कॉलम, है ना। जितनी दूर में एयर रहता है उसको हम एयर कॉलम बोलते हैं, इसको रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हमें मालूम है कि किसी पर्टिकुलर लेंथ पे आवाज़ तेज़ सुनाई देने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पानी का लेवल चेंज करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी तुमने ऊपर नीचे, इसके लेवल को हम करते हैं। ऊपर नीचे लेवल कैसे किया जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, पानी निकाल के बाहर कर दो या उसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दो, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे तुम्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, हाँ ये मेरा क्या बन गया, ये एक स्टैंडिंग वेव बन गया। समझ आया सभी को ये। तो अगर ये एक स्टैंडिंग वेव बन गया, क्लियर, तो तुम क्या करते हो, तुमने लेट अस से तुम्हें पहला वेव सुनाई दिया ऐसा, क्लियर सभी को। जब तुम्हें पहला, सबसे फर्स्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का बेसिक डिज़ाइन यही है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो तुम तुरंत क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे कि तुम इस लेंथ को नोट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तुम किसको नोट करोगे, इस लेंथ को नोट करोगे। वो लेंथ कहाँ पे बना होता है, बीकर के बाजू में वो मार्किंग बनी होती है। तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा इतने इसके नीचे पानी है तो मेरा एयर इतना दूर में है, क्लियर सभी को। तुम उस लेंथ को नोट कर लोगे और उस लेंथ को तुम बोलोगे L1, क्लियर। अब मुझे बताओ, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा F = V/4, बट सिर्फ L1 नहीं बनेगा, ये L1 + E बनेगा। क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में एंड करेक्शन भी होता है ना। तो वो एंड करेक्शन तुम्हारा इतना छोटा सा है यहाँ पे, तो तुम्हें उसे साथ लेके चलना है, क्लियर। V/4 × L1 + E, समझ आया सभी को ये। तो ये तुम्हारा वैल्यू आया किसका, ये वैल्यू आया तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं, क्या, ये क्या चीज़ है, ये है λ/4, है ना। तो मैं इस चीज़ को ना लिख करके मैं इस इक्वेशन को दूसरे टाइप से बनाता हूँ, रुक जाओ, है ना। मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगा, है ना। इस लेंथ को मैंने L1 लिया, तो मुझे बताओ L1 + E किसके इक्वल होगा, λ/4 के, है ना। ये λ/4 है ना, एक नोड से एक एंटी नोड का डिस्टेंस, तो L1 + E λ/4 के इक्वल है, क्लियर। तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिली है 4 × L1 + E, है ना। बट उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, सॉरी। अभी हम लोग जस्ट इस इक्वेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। L1 + E = λ/4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। फिर तुम क्या करते हो, अब तुम इसमें से ना धीरे धीरे करके पानी खाली करते जाते हो, क्लियर। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में फिर तुम ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर लाओगे और ये फिर से तुम्हें ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है, मतलब अब तुम्हें क्या मिला होगा, अब तुम्हें इसका थर्ड हार्मोनिक मिला होगा या फिर फर्स्ट ओवरटोन, है ना। क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो ऑब्वियसली इसके बाद थर्ड हार्मोनिक बनेगा, क्लियर सभी को ये चीज़। तो इसका थर्ड हार्मोनिक फिर बनेगा। तो
कैसा उस वक्त डायग्राम होगा, है ना। देखो उस वक्त तुम्हारा जो डायग्राम होगा वो किस टाइप का दिखाई देगा। मैं उस डायग्राम को पर्टिकुलर, चलो लेटेस्ट से मैं इधर बनाता हूँ, है ना। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा बीकर है और इस बीकर में तुमने क्या किया, थोड़ा सा और पानी खाली किया है ना, मतलब सेम बीकर से, है ना। अब पानी तुम्हारा यहाँ तक आ गया है। ये पानी तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाली करना है। क्यों थोड़ा थोड़ा करके लेवल क्यों डाउन लाना है? क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि अगर तुम्हें ये फर्स्ट ओवरटोन मिला है या जो भी फंडामेंटल हार्मोनिक मिला है, तो फंडामेंटल हार्मोनिक यदि मिला है तो उसके जस्ट बाद वाला ही हार्मोनिक तुम्हें मिले। क्लियर? तो ये सेकेंड वाले में तुम्हारा जब तुम ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर लाओगे, है ना, सेम ट्यूनिंग फोर्क, तो अब इस बार क्या होगा, अब इस बार जो इसमें हार्मोनिक बनेगा वो नेक्स्ट वाला बनेगा, मतलब यहाँ पे एक नोड और ऐड हो जाएगा ना। और इधर क्लोज्ड एंड है तो इधर तो नोड होना ही है, और जो ओपन एंड है उसमें एंटी नोड होना है। क्लियर सभी को? अब तुम क्या करोगे, फिर से जब सेकेंड टाइम है ना, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड टाइम फिर तुम्हें आवाज़ सुनाई दी तेज, तुमने फटाक से क्या किया, इस लेंथ को मेजर कर लिया। क्लियर? अब मुझे बताओ ये क्या होता है, λ/2 प्लस λ/4 मतलब 3 λ/4। तो तुम क्या करोगे, तुम इक्वेशन बना लोगे कि L2 प्लस ई, बोलो यहाँ पे एंड करेक्शन भी आएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 λ/4 के, है ना। L2 प्लस ई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 λ/4 के। तुम अपने दोनों इक्वेशन को अपने साथ रख लोगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, तुम्हें L1 लेंथ पे एक पर्टिकुलर हार्मोनिक मिला, L2 लेंथ पे उसके जस्ट बाद वाला मिला। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 - 1 करोगे तो तुम्हें मिलेगा L2 - L1, है ना, ई कैंसिल हो जाएगा, और 3 λ/4 माइनस λ/4 कितना आ जाएगा, λ/2। तो इससे तुम्हें वेवलेंथ मिल गया 2 × L2 - L1, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो वेवलेंथ है उस वेव का जो अंदर जनरेट हो रहा है दैट इज कितना, दैट इज 2 × L2 - L1। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 × L2 - L1 हो गया। तो अगर तुम्हें L1 लेंथ पे पहला रेजोनेंस सुनाई दिया, L2 लेंथ पे दूसरा रेजोनेंस सुनाई दिया, रेजोनेंस सुनाई देना, स्टैंडिंग वेव जनरेट होना एक ही बात है ना, या फिर हार्मोनिक बनना, है ना, उसी को हम रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ये इतना वेवलेंथ तुम्हें मिला। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को अपने साथ में रख लो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना। तो मैं इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डालूंगा, v इज इक्वल टू 2 × f L2 - L1। ये बन गया तुम्हारा वो फॉर्मूला, और ये v किसका स्पीड होगा, उस वेव का जो अंदर बना है। और वो कौन सा वेव है जो अंदर बना है, साउंड वेव, है ना, तुम्हें वो सुनाई दिया है। क्लियर सभी को? तो साउंड वेव का स्पीड तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ये f कहाँ से मिलेगा, अरे f वो ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा होगा, है ना, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। L1 L2 तुम एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हो, फ्रीक्वेंसी f ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा होता है। समझ आया? इस बात को यहाँ पे नोट करना है ना। एक्सपेरिमेंट के दौरान हम यही करते हैं, L1 L2 मेजर करते हैं, f ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, v इज इक्वल टू तुम्हें अपना आंसर मिल जाता है। समझ आया? तो ये है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसको भी अपने साथ रख लो, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें ना यहाँ पे एक एंड करेक्शन का भी फॉर्मूला है जो हम डेराइव करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में पूछा जाता है। तुम देखो हमारे पास इतने सारे इक्वेशन हैं, इनमें से हम एंड करेक्शन का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तुम अगर यहाँ से देखो तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी एंड करेक्शन की λ/4 माइनस L1, है ना, और ये लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं 1 और 3 यूज़ करके क्या करूँगा, मैं 1 और 3 यूज़ करके ई की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, 1 और 3 यूज़ करके मैं ई की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ ई कर रहा हूँ, है ना, एंड करेक्शन की वैल्यू, कितना एंड करेक्शन है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना, वो देख के नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम्हें ये साउंड वेव दिखता नहीं है वहाँ पे, है ना, बट हमें इन कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4, है ना। पहला इक्वेशन है L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या हो गया, λ/4 माइनस L1, है ना, और लैम्डा की वैल्यू ये है। क्लियर? तो लैम्डा की जगह मैं 2 × L2 - L1 रख देता हूँ, है ना,
तो 2 इंटू L2 माइनस L1 बाई 4 माइनस L1, ये तुम्हारा एंड करेक्शन का फॉर्मूला होगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इधर नीचे तुम्हारा 2 बच जाएगा और इधर कुछ ये कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम लेके हमें क्या मिलने वाला है, L2 माइनस L1 माइनस 2L1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या मिलेगा, सॉरी, तो ये तुम्हें मिलेगा E इज़ इक्वल टू ना, E का फॉर्मूला मिल गया अपने को, E इज़ इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों, स्पीड ऑफ साउंड वाला भी है ना और ये वाला भी। क्लियर? तो तुम्हें इन फॉर्मूलों को याद रखना है, L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? और अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें तुरंत में भावनाएं समझ में आ जाए। आओ देखो, इन अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 400 हर्ट्ज इज यूज। इसने सबसे पहले तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दिया ट्यूनिंग फोर्क का। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इसने तुम्हें कितना दे दिया, 400 हर्ट्ज। फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एयर कॉलम हैज लेंथ 20 सेंटीमीटर्स, मतलब L1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर्स है। सेकेंड ऑब्जर्व व्हेन लेंथ इज 62, मतलब L2 की वैल्यू 62 सेंटीमीटर्स है। क्लियर? दो चीज़ें तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सबसे पहला। तो आओ करते हैं कैलकुलेट, हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू क्या है, 2F इंटू L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला आपने अभी अभी डिराइव किया पीछे, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट से क्या आएगा, 2F इंटू L2 माइनस L1। तो अब हम इसको अगर अप्लाई करेंगे, जस्ट तुम्हें वैल्यू डाल देना है ना। 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और L2 माइनस L1 करोगे तो 0.62 माइनस 0.2, है ना, मीटर में करना पड़ेगा। देखो फ्रीक्वेंसी तुमने SI यूनिट में डाला ना 400, है ना, तो 2 इंटू 400 800 आ गया, तो 0.62 माइनस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.42, और ये आंसर आएगा मीटर्स पर सेकेंड में, है ना। तो इसको 800 को तुम 0.42 से मल्टीप्लाई करो तो 42 इंटू 8 अगर मैं करूँगा तो 84, 420 से 84 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 336, है ना। तो ये 336 मीटर्स पर सेकेंड। तो जहाँ पे तुमने एक्सपेरिमेंट किया उन्हें उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में स्पीड ऑफ साउंड 336 मीटर्स पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड NTP पे अप्रॉक्सीमेटली 330 होता है। हो सकता है वहाँ टेम्परेचर प्रेशर कुछ और होगा जहाँ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये वैल्यू 336 आ गई। क्लियर सभी को ये चीज़? और ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है ना स्पीड ऑफ साउंड। तो ये तुम्हारा आंसर है, अभी वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो ये आंसर है 336 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट, डिस्टेंस अबव द ओपन एंड वेयर प्रेशर नोड इज फॉर्म्ड। डिस्टेंस अबव द ओपन एंड वेयर प्रेशर नोड इज फॉर्म्ड, इसका क्या मतलब है? तुम ध्यान से देखो, जब हम अपना रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, लेट अस से तुमने यहाँ तक इसमें पानी भर रखा है। क्लियर? और तुम्हारा जो वेव बना, लेट अस से वो अभी ऐसा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, ये एक एंटी नोड बन रहा है। एंटी नोड का मतलब क्या है? एंटी नोड का मतलब क्या होता है? वो जो मैंने यहाँ पे एंटी नोड बनाया ना, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो वेव मैंने ड्रॉ किया है वो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन के हिसाब से ड्रॉ हुआ है। समझ आई बात? ये कैसे ड्रॉ हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन के हिसाब से। वो तुमसे प्रेशर नोड पूछ रहा है, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वेव का यहाँ पे एंटी नोड है, मतलब वहाँ पे प्रेशर नोड का, प्रेशर वेव का ज़रूर नोड होगा। समझ आया? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड है वहाँ प्रेशर वेव का नोड होगा ना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में कितना का फेज डिफरेंस होता है? π/2। इसका मतलब वो तुमसे ये पूछ रहा है कि ओपन एंड से कितना ऊपर एंटी नोड बना। मुझे बताओ, क्या उसी को हम एंड करेक्शन कहते हैं? है ना, यही तो एंड करेक्शन है कि ओपन एंड से कितना ऊपर एंटी नोड बना। यहीं पे एंटी नोड बना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ओपन एंड से कितना ऊपर, मतलब वो तुमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वो तुमसे एंड करेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। समझ आया? तो प्रेशर नोड फ्रॉम ओपन एंड मतलब एंड करेक्शन। ठीक है, तो एंड करेक्शन की वैल्यू तुम्हें मालूम है, E इज इक्वल टू क्या है? L2 माइनस 3L1, है ना। तो L2 माइनस 3L1 और होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो L2 माइनस 3L1 होल डिवाइड बाई 2 कर दो, एंड करेक्शन मिल जाएगा। 62 माइनस 3 इंटू 20,
मतलब 60, मतलब 2, ऊपर आएगा 2, 2/2 1 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का एंड करेक्शन कितना था, 1 सेंटीमीटर था। तो ये है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट की कहानी, ठीक है। अब तुम एक चीज़ का ध्यान दो, अगर ये 20 आया होता ना, पहला 20 पे मिलता और दूसरा तुम्हें 60 पे मिल जाता, मतलब फर्स्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा में तुम्हें मिल गया, तो तुम देखो उस वक्त एंड करेक्शन 0 आता। क्लियर, मतलब उस वक्त एंड करेक्शन नहीं होता, ठीक है। बट वो बात तुम्हें यहाँ फॉर्मूले से भी पता चल रहा है ना। तो जब भी तुम्हें फर्स्ट लेंथ और सेकेंड लेंथ के बीच में इस तरीके का डिफरेंस हो कि 20 × 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना, तो तुम अपने आप समझ जाना कि थोड़ा मुझे क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़रूर एंड करेक्शन होगा, तभी ऐसा हुआ है। अगर एंड करेक्शन नहीं होता तो वो 20 आता और ये 60 आता, तो तुम देखो तुम्हें 60 - 3 × 20 करते तो 60 - 60 0 हो जाता, ठीक है। बट अगर वो बात तुम्हें नहीं भी समझ आई, तुम्हें बस फॉर्मूला रट के रखना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, L2 - 3L1 / 2। क्लियर, सब नहीं समझने का इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने ये बोला कि अगर ये 20 आता और ये 60 आता तो L2 - 3L1 0 हो जाता ना, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर ये इसके मल्टीपल में आ जाए बिल्कुल अच्छे से, जैसे 20 आया और ये 60, तो मल्टीपल हो गया ना, 2 × 3 टाइम्स, है ना। तो मतलब ये फर्स्ट है हार्मोनिक, तो ये थर्ड होगा, तो तुम्हें उस वक्त में एंड करेक्शन 0 मिलेगा। क्लियर सभी को ये चीज़। बट अभी हमारा थोड़ा सा एंड करेक्शन था, इसलिए 60 नहीं आया, ये 62 आया, ठीक है। और उससे एंड करेक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली 1 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट की कहानी, ठीक है। चलो अब क्या है, कुछ 1-2 और एप्लीकेशंस हैं जो ऑर्गन पाइप से और हार्मोनिक से रिलेटेड है ना। जो तुम्हारे स्टेशनरी वेव्स बनते हैं साउंड के, उससे 1-2 एप्लीकेशंस रिलेटेड हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग है, इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना। और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे लेट अस से तुम्हारे पास एक सोर्स है ऊपर, क्लियर, इधर तुम्हारे पास एक सोर्स है और तुमने इधर नीचे लगा रखा है एक डिटेक्टर, ठीक है। नीचे तुमने क्या लगा रखा है, डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब क्या, जो रिसीव करता है ना, रिसीवर भी कह सकते हो तुम इसको, मतलब जिसको साउंड सुनाई देने वाला है। मतलब यहाँ पे तुमने अपना मुंह रखा है और यहाँ तुमने अपना कान रखा है, क्लियर है ना। यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा दो, यहाँ पे कान लगा दो, बात समझ आ गया सोर्स और डिटेक्टर का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साउंड जनरेट करते हैं और यहाँ पे उसे सुनते हैं, क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है ना, एक ट्यूब को अगर मैं एक्स डायरेक्शन से राइट मूव करूँ, है ना, लेट अस से मैंने ये जो ब्लू वाला मैंने ट्यूब बनाया है, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन से अगर राइट मूव किया, तो तुम मुझे बताओ जो आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है डिटेक्टर तक, वो 2 रास्तों से पहुँच रही है ना। एक तो ये इस रास्ते से आ रही है, पाथ नंबर 1, है ना। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे पाथ के नंबर डालूँ, तो एक ये इस रास्ते से आ रही है, पाथ नंबर 1 ऐसे होते हुए, है ना, ये भी पाथ नंबर 1 का ही पार्ट है। और एक ये इस रास्ते से आ रही है, जिसको चलो मैं बोल देता हूँ पाथ नंबर 2, है ना, जो ऐसे घूमते हुए साउंड आ रहा है। तो तुम मुझे बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर से जो साउंड वेव आ रहा है और इधर से जो साउंड वेव आ रहा है, उसका सुपर पोजिशन होगा ना। यस, इसका मतलब जब मैं यहाँ पे आवाज़ सुनूंगा तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों सुनाई दे सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ मैक्सिमा सुनाई देगा या मिनिमा, ये डिपेंड करता है कि जो दोनों साउंड वेव आ रहे हैं उनका पाथ डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ पे मुझे मैक्सिमा सुनाई देना है तो पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, क्लियर है ना। जो वेव इधर से ट्रैवल करके आ रहा है और जो वेव इधर से ट्रैवल करके आ रहा है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n टाइम्स लैम्डा, तो मुझे मैक्सिमा सुनाई देगा। समझ आया। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, लेट अस से ये वाला पाथ इनिशियली और ये वाला पाथ दोनों सेम लेंथ का था, दोनों क्या था, दोनों सेम लेंथ का था, तो मुझे यहाँ पे क्या सुनाई दिया होगा, मैक्सिमा, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको x डिस्टेंस से मूव किया, किसको, इस ब्लू वाले ट्यूब को, है ना। तुम देखो इस ब्लू वाले ट्यूब के अंदर घुसा हुआ है ब्लैक वाला ट्यूब, है ना। ब्लैक ट्यूब ब्लू ट्यूब के अंदर है, मतलब जो भी साउंड आएगा वो पूरा इस रास्ते से ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेगा डिटेक्टर तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लू वाले ट्यूब को पूरा x डायरेक्शन से टुवर्ड्स राइट खींच दिया। तो क्या होगा बताओ, अगर मैं इस ट्यूब को x डायरेक्शन से टुवर्ड्स राइट खींचूंगा, है ना, तो ऊपर भी x लेंथ बढ़ जाएगा और नीचे वाले रास्ते में भी x लेंथ बढ़ जाएगा ना। मैं पूरे ट्यूब को x लेंथ खींच रहा हूँ, तो जो वेव इस रास्ते से आ रहा है बताओ उसे अब कितना ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा,
उसे 2x लेंथ ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने इस ट्यूब को x से बाहर खींचा तो ये पूरा का पूरा ट्यूब x से बाहर आ गया। तो ऊपर वाला जो हैंड है इस ट्यूब का ना, ये वाला पार्ट, वो भी x से लेंथ इंक्रीज़ कर गया और नीचे का वाले का भी x से लेंथ इंक्रीज़ कर गया। तो इसको x से खींचने के कारण मैंने कितने का डेल्टा x डाल दिया। अगर मैं इसको x से खींचूंगा तो जो डेल्टा x क्रिएट होगा यहाँ पे, ये 2x का क्रिएट होगा, है ना। पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, 2x का। पहले जो वेव इस रास्ते आ रहा था और जो वेव इस रास्ते आ रहा था, दोनों का लेंथ सेम था, बट मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले को नहीं छेड़ा, मैंने राइट वाले को बाहर की तरफ खींच दिया। तो राइट साइड वाले वेव को अब 2x डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब राइट वेव और लेफ्ट वेव के बीच में, है ना, जो 1 वाले रास्ते से आ रहा है और 2 वाले रास्ते से आ रहा है, उनके बीच में 2x का पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा का इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे डिटेक्टर को मैक्सिमा सुनाई देना है ना, फॉर मैक्सिमा डेल्टा x किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा, मतलब 2x के इक्वल क्या होगा, n लैम्डा, मतलब x कितना होना चाहिए, n लैम्डा बाई 2। तो जितने भी डिस्टेंस से मैंने इसको बाहर खींचा है, अगर वो n लैम्डा बाई 2 है, मतलब लैम्डा बाई 2 का इंटीजर मल्टीपल है, तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे हर बार यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई देगा। समझ आई बात। तो मैं फॉर मैक्सिमा जनरल इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0, फिर लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, है ना, एक एक करके मैंने पहले 0 डाला n की जगह तो 0 आया, 1 डाला तो लैम्डा बाई 2 आया, 2 डाला तो लैम्डा बाई 2 1 लैम्डा आ गया, फिर मैं 3 डालूंगा तो 3 लैम्डा बाई 2, फिर 4 डालूंगा तो 4 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा एंड सो ऑन। तो यदि मैंने जो x जिससे खींचा है, यदि वो 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा ये सब है, तो मुझे मैक्सिमा सुनाई देगा। क्लियर सभी को ये चीज़, कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं कान लगाऊंगा तो। नेक्स्ट मिनिमा, है ना, फॉर मिनिमा क्या होगा बताओ, इधर करता हूँ मैं, है ना, फॉर मिनिमा बोलो डेल्टा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमा के लिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये जनरल फार्मूला है जो हमने इंटेंसिटी में ड्राइव किया था, इसको हमेशा याद रखना है तुम्हें। क्लियर। तो बताओ डेल्टा x कितना है, 2x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 4। तो अगर ये लैम्डा बाई 4 का ऑड मल्टीपल है ना, ये ऑड नंबर है और ये लैम्डा बाई 4, ये हर बार ऑड नंबर आने वाला है ना, या फिर तुम्हें जनरली ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो कब कब मुझे सुनाई देगा मिनिमा, जब x की वैल्यू क्या क्या होगी, x इज इक्वल टू, बोलो n में 0 डालूंगा तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, 1 डालूंगा तो 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, फिर 2 डालूंगा तो 5 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। तुम देखो ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आने वाले वैल्यू हैं। लैम्डा बाई 4 कहाँ आएगा, 0 और लैम्डा बाई 2 के बीच में आएगा ना। 3 लैम्डा बाई 4 कहाँ आएगा, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बीच में आएगा। सिमिलरली 5 लैम्डा बाई 4 कहाँ आएगा, लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 के बीच में आएगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारे उनके बीच बीच वाले फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिनिमा मिलेगा। समझ आ गई बात सभी को। तो ये फॉर्मूले हैं क्विंक्स ट्यूब के मैक्सिमा मिनिमा के। x की वैल्यूज़ है, ये याद रखना है ना, ये x की वैल्यू जितने से तुमने बाहर उसको खींचा, ठीक है। तो जैसे तुम इसको बाहर खींचते जाओगे तुम्हें कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा चालू सुनाई देगा। डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है। मतलब अगर तुम इसे कंटिन्यूअसली बाहर खींच रहे हो तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, मान लो तुम्हें शुरू में मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर एक मिनिमा सुनाई देगा, फिर एक मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर एक मिनिमा सुनाई देगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जब x 0 है तो मैक्सिमा, फिर 0 के बाद क्या आएगा, बाहर खींच रहे हो तुम तो लैम्डा बाई 4 पहले आ जाएगा ना बाहर खींचते में, तो मिनिमा सुनाई दे देगा। और बाहर खींचोगे फिर x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, फिर मैक्सिमा सुनाई दे देगा। फिर बाहर खींचोगे x की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगी, फिर मिनिमा सुनाई दे देगा। तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा कंटिन्यूअसली तुम्हें सुनाई देता रहेगा। समझ आया सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा क्विंक्स ट्यूब है ना। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है, व्हेन ट्यूब इज पुल्ड बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू 10 है ना। उसने क्या बोला, x की वैल्यू है 10। इनिशियली देयर वॉज अ मैक्सिमा एंड फाइनली ऑल्सो देयर वॉज अ मैक्सिमा, है ना। मतलब शुरू में तुम्हारे पास एक मैक्सिमा था और फाइनली भी तुम्हें एक मैक्सिमा मिला है। क्लियर। और बोल रहा है
इन बिटवीन देर आर 6 मैक्सिमा। मतलब तुम जब ट्यूब को खींचते चले जा रहे हो 10 सेंटीमीटर तक, तुमने अपना कान लगा रखा है यहाँ पे, है ना। प्रोसेस क्या है, तुमने कान लगा रखा है और तुमने खींचना चालू किया। तो क्या कह रहा है, शुरू में मैक्सिमा सुनाई दे रहा था तुम्हें, है ना, जस्ट जब तुमने खींचना चालू किया। अब तुम खींचते जा रहे हो, धीरे धीरे करके खींचते जा रहे हो, तो क्या हो रहा होगा, एक मैक्सिमा, एक मिनिमा, एक मैक्सिमा सुनाई दे रहा होगा। तो उसने क्या बोला, जब तुमने पूरा 10 सेंटीमीटर खींच लिया है तो क्या हुआ है उस दौरान 0 से 10 आने में, शुरू में मैक्सिमा था, जब पूरा 10 सेंटीमीटर पहुंच गए तुम खींच के इसको बाहर, तो भी मैक्सिमा सुनाई दिया, बट बीच रास्ते में 6 मैक्सिमा और सुनाई दिए थे। समझ आया, बीच रास्ते में 6 मैक्सिमा और सुनाई दिए थे। क्लियर। तो ध्यान से देखो, बीच रास्ते में 6 मैक्सिमा और सुनाई दिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमा को कैपिटल M से डिनोट करता हूँ, है ना। तो यहाँ भी मैक्सिमा सुनाई दिया, यहाँ भी मैक्सिमा। अब वो क्या कह रहा है कि बीच में 6 मैक्सिमा और सुनाई दिए, है ना, 1 2 3 4 5 6। इन सब के बीच में ना एक एक मिनिमा भी होगा, इन सब के बीच में एक एक मिनिमा भी होगा। मैं मिनिमा को कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर है ना, मिनिमा को मैं कैपिटल N से, ऑब्वियसली होगा ना। बट क्वेश्चन में उसने तुम्हें डेटा क्या दिया कि मुझे मैक्सिमा बीच में 6 सुनाई दिए। तो अब वो तुम्हें ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितना है साउंड का। तो तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ना। एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी होती है, ध्यान से देखो। पहला मैक्सिमा तुम्हें मिला है 0 पे, दूसरा मिला है λ/2 पे, तीसरा मिला है लैम्डा पे। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमा इज इक्वल टू कितना है, कोई भी 2 मैक्सिमा के बीच की दूरी ले लो, ये λ/2 है ना। क्लियर सभी को ये। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा, बोलो 3 λ/4 माइनस λ/4 करो, क्या आएगा, ये भी λ/2 है। समझ आया। तो अभी तुम ध्यान से देखो, मैक्सिमा से मिनिमा जाते ही कितना आएगा, λ/4 आएगा ना, क्योंकि ये 0 पे मिलता है λ/4 पे, फिर ये λ/2 पे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस काफ़ी है। ये कितना डिस्टेंस है, λ/2। तो ऐसे कितने λ/2 मिले हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ। गलती से 8 मत ले लेना। टोटल मैक्सिमा 8 हैं, बट λ/2 कितने हैं, है ना। एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा की दूरी तो λ/2 होती है, तो टोटल λ/2 7 ही मिले हैं तुम्हें। हाँ, मैक्सिमा 8 मिले हैं, ठीक है। तो टोटल λ/2 7। इसका मतलब मेरा सोल्यूशन क्या है, 7 λ/2 इज इक्वल टू 10। सिंपल, यही है ना x, है ना, यही तो x है, ये पूरा लेंथ ही तो x है ना। पहले जब x 0 था तो मैक्सिमा सुनाई दिया, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो पहले मैक्सिमा, आखिरी में भी मैक्सिमा, और बीच में 6 मैक्सिमा और, तो टोटल तुम्हें 8 मैक्सिमा सुनाई दिए, बट डिस्टेंस 7 λ/2 आया। यही इक्वल टू 10 होगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/7 सेंटीमीटर्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर सभी को। ये मेरा वेवलेंथ है। क्लियर। तो ये हमारा एक अच्छा एक्सप्रेशन है ना, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना वेवलेंथ, है ना। क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वेवलेंथ ऑफ जो साउंड है, या जो भी सोर्स जो भी वहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम दूरी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है। वो क्वेश्चन किस टाइप का है मैं तुम्हें यहाँ कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा अपने को और टॉपिक पढ़ना है आज, बट मैं तुम्हें पहले वो चीज़ कराता हूँ। क्वेश्चन क्या होता है तुम देखो, है ना। लेट अस से यहाँ पे तुम्हारा सोर्स है। क्लियर। क्या है हमारे पास, यहाँ पे सोर्स है ना। अभी हम क्विंग्स ट्यूब से बाहर आ गए। क्लियर। हम क्विंग्स ट्यूब से बाहर आ चुके हैं। ठीक है। और मेरे पास इधर एक डिटेक्टर है ना। ये मेरा डिटेक्टर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेट अस से अभी ये जो डिटेक्टर है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना। ये जो डिटेक्टर है ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली मूव करता है ना। या हम एक काम कर सकते हैं, ये इस टाइप के मैं एक साथ तुम्हें क्वेश्चंस जब कराऊंगा लास्ट लेक्चर में, तो मैं वही वाले क्वेश्चंस तुम्हें वहीं पर फिर से करा दूंगा, है ना। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। हम एक ही साथ पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग थोड़ा थ्योरी में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी हम मूव करते हैं तो हमें मैक्सिमा
फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसा सुनाई देगा। वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। क्लियर? तो सिमिलरली जब लाइट वेव भी आएगा ना, तो तुम देखोगे वहाँ पर भी हम ऐसी चीज़ पढ़ेंगे, हमें एक मैक्सिमम मिलेगा, फिर एक मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। और एक मैक्सिमा एक मिनिमा अल्टरनेट क्यों मिलता रहता है? क्योंकि अगर तुम्हें x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा मिला है, तो फिर देखो उसके बाद मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से अपने को मैक्सिमा मिनिमा अपने को मिलते रहता है। क्लियर? तो इस टाइप के और क्वेश्चंस भी हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमें एक थोड़ा सा और एप्लीकेशन छोटा सा देखना है स्टेशनरी वेव का, क्लैम्प्ड रॉड्स। क्लैम्प्ड रॉड क्या होता है? देखो है ना, ये ऊपर छत से तुमने एक नीचे वायर लटकाया और उसमें ना तुमने एक रॉड बांध दिया है। रॉड को ना, ये जो येलो वाला पार्ट मैंने बीच में बनाया ना, ये क्लैम्प है। तुमने उसको क्लैम्प करके रखा है। क्लैम्प मतलब उस पॉइंट पे तुमने पकड़ के रखा है रॉड को। क्लियर है ना? ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, दिस इज क्लैम्प। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं ना, ये क्या है? क्लैम्प है। तो इसमें होता क्या है, तुम क्या करते हो, तुम एक हैमर लेते हो, है ना, तुमने एक हैमर लिया और तुमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट किया इसको। ठीक है, तुम इसको ऐसे मारोगे। तो जब तुमने यहाँ पे इसको हैमर से मारा ना, तो क्या होता है, यहाँ पर एक कंप्रेशन रेयरफैक्शंस जनरेट होता है इसके अंदर। क्लियर? ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, हाँ सॉलिड में थोड़ा फास्ट ट्रैवल करता है वो, है ना। तो तुमने इसको यहाँ पे मारा तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट करना चालू होते हैं। याद करो पिस्टन वाला एग्जांपल जो मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में कराया था। पिस्टन वाइब्रेट करता है तो आगे के सारे पार्टिकल्स उसी तरीके से वाइब्रेट करते हैं। तुमने क्या किया, तुमने इस हैमर से यहाँ पे मारा ठक से, तो क्या यहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट किया, उसने बाजू वाले को धक्का मारा, उसने बाजू वाले को, तो अंदर में कंप्रेशन रेयरफैक्शन बने। फिर क्या होगा, वो इस एंड तक आएगा और फिर टकरा के जब रिटर्न जाएगा तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो क्लैम्प्ड रॉड में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, इसमें तुम्हें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, एंड दी ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे तुमने रॉड को क्लैम्प किया है वहाँ पे नोड बनेगा। क्लियर? लिख लो इस पॉइंट को, है ना, पॉइंट वेयर रॉड इज क्लैम्प्ड नोड इज फॉर्म्ड। जहाँ पे हमने रॉड को क्लैम्प किया है वहाँ क्या बनेगा, नोड। तो इसमें सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बोलो, अगर यहाँ पे नोड है ना, और एंड ऑफ द रॉड में क्या बनेगा, एंटी नोड। इस पॉइंट को भी लिख लो ना, क्लैम्प वाले पॉइंट पे नोड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड ऑफ द रॉड्स आर एंटी नोड्स, एंड ऑफ द रॉड्स आर एंटी नोड्स। क्लियर? तो रॉड के एंड पे एंटी नोड होगा, है ना। तो इसमें जो बेसिक डिज़ाइन बनेगा तुम्हारा, इधर भी एंटी नोड बनने वाला है, यहाँ भी एंटी नोड बनने वाला है और यहाँ नोड बनने वाला है। तो ये तुम्हारा बेसिक डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा। क्लियर? तुम देखो, ये सबसे बेसिक डिज़ाइन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये बिल्कुल सेम बना है ओपन ऑर्गन पाइप की तरह। क्लियर? तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू लिखनी है, और जो वही होगा जो ओपन ऑर्गन पाइप में होता था। बताओ, ये λ/4 λ/4 λ/2 हो गया ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, है ना, ये स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड आएगा ना, Vs डिवाइडेड बाई F क्या होता है, V/λ। तो ये लैम्डा यहाँ पे कितना आएगा बताओ, अगर ये रॉड का लेंथ L है ना, अगर इस रॉड का लेंथ L है तो अभी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/4 प्लस λ/4 λ/2, तो L इज इक्वल टू λ/2 होगा, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में L इज इक्वल टू क्या होगा, λ/2। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 2L, तो Vs/2L। क्लियर? सिमिलरली जो तुम्हारा इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद सेकेंड हार्मोनिक बनेगा, है ना, यही F0 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक। फिर सेकेंड हार्मोनिक बनेगा, बताओ कैसा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, है ना। उसका डिज़ाइन मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, चलो रेड से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नोड है, एंड में तो एंटी नोड ही होना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बीच में, हाँ इसमें बीच में मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ बताओ। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नोड ही होना है सेंटर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड से एंटी नोड के बीच में एक और नोड बनाना पड़ेगा ना, और इधर भी नोड से एंटी नोड के बीच में एक और नोड बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना, मुझे दोनों साइड ये नोड ऐड करने पड़ेंगे, तभी मैं इसके नेक्स्ट वाला डिज़ाइन बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है कि इधर क्लैम्प्ड पॉइंट पे क्या होना चाहिए, क्लैम्प्ड पॉइंट पे तुम्हारा नोड ही होना चाहिए। तो सबसे बेसिक डिज़ाइन वो था। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन क्या बनेगा, तुम ध्यान से देखो, ये और फिर ये, है ना, ये तुम्हारा नेक्स्ट डिज़ाइन बनेगा जो मैंने रेड में बनाया। ठीक है,
अभी तुम इसको दूसरे डायग्राम में बनाना, सेम में मत बनाना, मेरे पास कलर्स हैं तो मैं डिफरेंट कर पा रहा हूँ। अब देखो सेकंड वाला यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसा होगा ना, इसको भी रेड में ही लिखते हैं, चलो आ जाओ, है ना। तो मुझे जो सेकंड फ्रीक्वेंसी मिलेगी अब वो क्या मिलेगी, F2। बोलो F2 क्या होगा, फिर से V साउंड बाई लैम्डा। अब इस बार लैम्डा कितना है, ध्यान से देखो, λ/4 λ/4 कितना हो गया, λ/2 हो गया, है ना। λ/4 λ/4 λ/2 हो गया, और बीच में एक पूरा और लैम्डा ना, ये भी λ/2 ये भी λ/2, तो 1 लैम्डा प्लस λ/2 3 λ/2। इसका मतलब इसमें जो लेंथ है तुम्हारा वो 3 λ/2 है। मतलब L की वैल्यू क्या है, सॉरी मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है 2L/3। क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इसमें 2L/3 डाल दूंगा तो मुझे इसका F2 क्या मिलने वाला है, 3Vs/2L, मतलब 3 टाइम्स फंडामेंटल। तो तुम देखो यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्या मिला, फर्स्ट मुझे बिल्कुल ओपन ऑर्गन पाइप जैसा मिला, लेकिन नेक्स्ट वाला मुझे ओपन ऑर्गन पाइप जैसा नहीं मिला। इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, है ना, ये इसका थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में याद करो क्या होता था, तुम्हें पहले वाले के बाद नेक्स्ट क्या मिलता था, सेकंड हार्मोनिक मिलता था, बट इसमें थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, और ऑब्वियसली इसे फिर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर सभी को। तो इस तरीके से तुम किसी भी पर्टिकुलर, अगर तुम्हें कंडीशन पता हो तो तुम कितने भी हार्मोनिक ओवरटोन किसके कैसे आएंगे ये तुम बता सकते हो, है ना। अभी कंडीशन क्या था कि बीच में नोड ही बनना है, तो उसके हिसाब से मैंने किया। अभी नेक्स्ट कैसे मिलेगा, तो देखो तुमने इधर एक नोड और इधर एक नोड ऐड किया था ना, अब एक एक नोड और ऐड करोगे, है ना, इधर एक नोड और बनाओगे, इधर एक नोड और बनाओगे, और फिर डिज़ाइन बनाना और फिर से फ्रीक्वेंसी लिखना, देखना वो 5Vs/2L आ रहा है कि नहीं। यहाँ Vs क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड, इस रॉड में वो स्पीड ऑफ साउंड है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा आई थिंक तुम्हें हार्मोनिक्स और ओवरटोन की भावनाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो किसी में भी हम लोग हार्मोनिक ओवरटोन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग वेव्स एंड ऑर्गन पाइप्स। क्लियर। तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।